गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई सेल साइकिल कौन सा होता है, सेल साइकिल क्या होता है, बेसिकली सेल साइकिल के अंदर हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस होगा जो कि 95% जो होता है सेल जिस फेज़ के अंदर रहता है वो इंटरफेज़ होता है, फिर एम फेज़ के अंदर आता है। तो मैंने आपसे कहा था जो कि हमारी बॉडी के मोस्टली जो सारे के सारे सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो किस तरह से वो माइटोसिस करते हुए सेल्स डिवाइड होते हैं और हमारी पूरी बॉडी बनती है, वो हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हो रहा होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। उसको स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इन द सेम वे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन्स सेम एज इन द पेरेंट सेल। तो ये माइटोसिस की जो डेफिनेशन थी ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी और एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाई थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या दे दिए जाएँ, 1 रुपया दे दिया जाए, ठीक है, तो और आपको कह दिया जाए कि इस 1 रुपये को आपने 2 लोगों के अंदर डिवाइड करना है, तो आप उन 2 लोगों के अंदर उसको कैसे डिवाइड करेंगे कि दोनों के पास आए भी एक एक ही रुपया। ठीक है, आपके पास खुद के पास भी 1 रुपया है, 2 को आपको उस 1 रुपये को डिवाइड करना है, लेकिन देना भी उन 2 को इस तरह से कि उन दोनों के पास भी एक एक रुपया ही हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और रुपये कहीं से लाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, या इसकी एक सेम एग्जैक्ट कॉपी बनानी पड़ेगी आपको, तभी आप वो इन दोनों को सेम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं, इसको रिमूव कर देती हूँ मैं। तो हमारे पास माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस हमारे पास सेल डिवीजन की वो टाइप होती है जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। मैंने आपको बताया था जो सेल जिसमें से डिवीजन हो रही होती है वो पेरेंट सेल होता है, जो डिवाइड होने के बाद बनते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स का जो नंबर है जितना पेरेंट सेल के अंदर था उतना ही हमारे पास जो उसके डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो माइटोसिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, बट फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू वी तो हमने मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमने इसको 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये 2 फेजेस हैं इसके माइटोसिस के। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। सेल के 2 मेन पार्ट्स आपको मैं समझा देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सेल है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, एक फ्लूइड फॉर्म मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो पहले की जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, फिर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो ये सेल कैसे डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 फेजेस के अंदर ये डिवीजन होगी। तो इसके अलावा जो हमारी जो कैरियोकाइनेसिस है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इसके भी फर्दर 4 फेजेस हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला फेज़ प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज। ये 4 फेजेस हैं और ये सीक्वेंस में ही होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज ही आपने लिखना है, क्योंकि प्रोफेज होगा तभी मेटाफेज होगा, मेटाफेज होगा तभी एनाफेज होगा, और जब एनाफेज होगा तभी टीलोफेज होगा। तो ये चारों फेजेस सीक्वेंस में ही होने हैं, और हमेशा पहले कैरियोकाइनेसिस होगी फिर ही साइटोकाइनेसिस होगी। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो माइटोसिस है वो सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस फेज होता है इसका, और एक साइटोकाइनेसिस फेज होता है। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेस अलग होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होते हैं। ठीक है, ये 4 फेजेस हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से रीड करती जाती हूँ और आपको डायग्रामेटिकली दिखाती जाती हूँ कि प्रोफेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है। सो ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ कि सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि थ्रेड्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं प्रोफेज के अंदर, वो क्या होते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले वो बहुत ऐसे 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 थे, अब वो थोड़ा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
ताकि वो क्या हो सकें, विजिबल हो सकें, ठीक है, दिखाई दे सकें, क्योंकि इनको क्रोमोसोम्स का पूरा शेप इख्तियार करना है, क्योंकि अब सेल उन मराहिल में आ चुका है कि अब सेल को डिवाइड होना है। तो वो विजिबल होने के लिए क्या करेंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, क्वाइलिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, थ्रेड लाइक बिल्कुल स्ट्रक्चर्स में अपीयर हो जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे कि क्रोमोसोम्स हैं ये। और क्रोमोसोम्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पढ़ा दिया है, तो आई होप आप लोगों को जो वो याद होगा, ठीक है। फिर ये इसकी एक एक क्रोमेटिड है, ठीक है। ये अटैच कैसे होगी, सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच होगी। मैंने आपसे कहा था सेंट्रोमेयर यहाँ बीच में होता है। सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपीयर्स। हमारे पास जो सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, कवरिंग होती है। कवरिंग मतलब इसलिए होती है, एक दरवाजे, एक कमरा होता है ना, उसकी 4 दीवारें होती हैं, तो एक आपके कमरे की कवरिंग है। क्यों है कवरिंग, क्योंकि वो एक कमरे को दूसरे कमरे से या अंदर वाली चीज़ को बाहर वाली चीज़ से सेपरेट करने का काम करती हैं, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लियस की भी जो मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर साइटोप्लाज्म मौजूद है, उसको उससे अलग करना है। अलग करने के लिए पता तो चले ना कि ये न्यूक्लियस है, तो इसलिए इसके पास एक अपनी मेम्ब्रेन होती है, और ये डबल लेयर्ड होती है, मतलब 2 लाइन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर क्या हो जाता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, गायब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एट द सेम टाइम सेंट्रोसोम्स डिवाइड टू फॉर्म 2 सेंट्रियोल्स, ईच मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द एनिमल सेल एंड फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स, एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताती जाती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे पास जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। बट क्योंकि सेंट्रियोल जो कि सेल का एक पार्ट है, वो प्लांट्स में मौजूद नहीं होते, तो सेंट्रियोल्स प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए वो सेंट्रियोल्स वाला जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में नहीं होगा, एनिमल्स में होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला हमारे पास जो फेज़ था, मैंने आपको कहा कि हमारे पास सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है प्रोफेज़, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो प्रोफेज़ होता है, अब देखें, ये हमारे पास बेसिकली ये जो 2 डायग्राम्स हैं, ये हमारे पास शो कर रही हैं प्रोफेज़ को। ये अर्ली प्रोफेज़ को शो कर रही है, ये लेट प्रोफेज़ को शो कर रही है। मतलब ये बिल्कुल जैसे प्रोफेज़ स्टार्ट हुआ है उसको शो कर रही है, और ये थोड़ा सा जब प्रोफेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा है, तो जो प्रोफेज़ की इस स्टेज पे जो सेल की जो हालत होगी वो दिखा रही है। ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये जो पर्पल दिख रहे हैं और ये जो ग्रीन दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है। ये कैसा है, लंबा लंबा है लेकिन पतला पतला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और ये जो आपको बाहर से दिख रही है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसे न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप किसे कहते हैं, लिफाफे को बोलते हैं। तो लिफाफे का क्या काम होता है, किसी चीज़ को बंद करना, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, न्यूक्लियस को अपने पास बंद करके रखता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, और ये डबल लेयर होती है। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। मैंने 5 चैप्टर इसलिए पहले स्टार्ट करवाया ताकि बेसिक थोड़ी चीज़ें आपको पता होंगी ना, जब मैं सेल एंड टिश्यू पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, कि हाँ ये नाम तो कुछ सुने सुने लग रहे हैं, हाँ ये तो इस तरह से डिवाइड हो रहे थे, हाँ इनका तो ये काम था। फिर आप ओन वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया है ये। अब आपको इसमें से ऐसे रेज निकलती हुई दिख रही होंगी, ठीक है ना, ये लाइंस जो दिख रही होंगी, इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन होगी जो मैंने आपको बताई कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ होगा, और सेंट्रियोल्स होंगे वो एक तरफ, एक पोल पर मौजूद होंगे, और उसमें से कोई भी फाइबर इतनी ज़्यादा निकली हुई नहीं है, वो उसी के साथ ही है, मतलब अटैच्ड ही है। फिर जैसे ही प्रोफेज आगे बढ़ेगा, ये एरो आपको शो कर रहा है कि इसके आगे का स्टेज है, तो ये जैसे ही लेट प्रोफेज में आएगा, तो ये जो जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये क्या होना शुरू हो गई है, डिसअपियर होना शुरू हो गई है, मतलब टूटना शुरू हो गई है। हाँ भाई, मान लिया हमने। फिर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था हमारा, यह हमारे पास क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर गया है। हमें दिख रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, ये थोड़े से कंडेंस हो गए, थोड़े से थिक हो गए, क्वाइल्ड हो गए, और अब इनको हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इनका बीच वाला हिस्सा भी है। ये देख सकते हैं यहाँ बीच वाला जो हिस्सा है, जिसे हमने सेंट्रोमेयर बोला था, और इसके पास क्रोमेटिड्स भी हैं। तो हाँ, अब तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम लग रहा है। फिर मैंने कहा ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इनमें से एक सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा,
तो ये यहाँ से मूव करके फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगा। अभी सिर्फ हाफ दिखाया है कि मूवमेंट हो रही है, और इसमें से फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएंगी, एस्ट्रल फाइबर्स या एस्ट्रल रेज या फिर स्पिंडल फाइबर्स, 2 वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। इतना क्लियर है? ये चीज़ें होंगी सारी प्रोफेज के अंदर। लेकिन ये सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर्स का निकलना, जो कि अपोजिट पोल की तरफ मूव करना, ठीक है, मूव करना, ये कर नहीं लेगा, यहाँ तक आ नहीं जाएगा प्रोफेज में, सिर्फ मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है, आएगा मेटाफेज के अंदर। पूरा मतलब अपोजिट पोल की तरफ पहुँच जाने का काम जो होगा वो मेटाफेज पे होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और ऐसा होता हुआ दिख रहा है, और ये एनिमल सेल में दिख रहा है। ये एनिमल गोल सेल बना हुआ है, तो ये एनिमल सेल है, ठीक है ना। अगर ये ऐसे स्क्वायर बना हुआ होता तो ये प्लांट सेल होता है, ठीक है ना। मोस्टली बुक्स के अंदर इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ एट वन इक्वेटर on the equator of the spindle. Each chromosome is attached to a spindle fiber by the centromere. अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मेटाफेज का मतलब क्या होता है। मेटाफेज का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स होंगे ना, ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे हमने देखे थे, ये क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसके, ठीक है, खुद को अरेंज कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हैं, और यहाँ पे और कंडेंस्ड हो गए हैं हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, और क्या हो गया है, एक प्लेन पर आ गए हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप ऐसे। और ये जो एस्ट्रल फाइबर्स या स्पिंडल फाइबर्स इन सेंट्रियोल्स में से निकल रही थी, उन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर वाला पार्ट है उसके साथ वो जाके अटैच हो गई है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो पहले क्रोमोसोम कुछ यूं था, ठीक है, और अब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके उसके साथ जो है वो एक एस्ट्रल फाइबर इस साइड से अटैच हो गई, एक इस साइड से अटैच हो गई। तो इस अटैच होने की वजह से एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये वाली जो पेयर था ये इस तरफ खींच के ले जाएगा, और ये वाली जो पेयर था ये इस तरफ खींच के ये स्पिंडल फाइबर्स ले जाएंगी, तो ये बीच में से अलग हो जाएंगी, ठीक है। ये इसकी इस तरफ मूवमेंट होगी, इसकी इस तरफ मूवमेंट होगी, आगे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेंटर पर खुद को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। सेंटर पर कैसे, हम कैसे कर सकते हैं, इक्वेटर पर, ये बिल्कुल इक्वेटर कहलाता है। ये जो दोनों साइड्स हैं ये पोल्स हैं, ये जहाँ पर हमारे पास जो है वो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, ये हमारे पास पोल्स हैं, ये इक्वेटर है। इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो क्रोमोसोम्स ने खुद को इक्वेटर पर अरेंज किया, और जो क्रोमोसोम्स की जो सेंट्रोमेयर्स थे वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो गई। क्यों अटैच हो गई हैं? इसलिए अटैच हो गई हैं क्योंकि अब इनको अलग करना है, सेपरेट करना है, हर क्रोमेटिड से अलग अलग को क्रोमोसोम बनाना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इस तरफ चला जाएगा, फिर ये जो इस तरफ वाला हिस्सा था ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये अलग अलग क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। फिर एनाफेज है, तो इन दिस फेज स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी। पहले लंबी लंबी थी, अब वो जैसे ही छोटी होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, तो अपनी तरफ खींचती भी जाएंगी। तो सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड्स द क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, थी एक एक जो क्रोमेटिड थी हमारे पास क्रोमोसोम की, उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। और बिगन्स टू मूव टूवर्ड्स दी अदर पोल, वो अदर पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो पीछे की तरफ ज़्यादा जाएगा तो वो टूट कर एक क्रोमेटिड उस क्रोमोसोम से अलग हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, इन दिस वे वन सेट ऑफ द क्रोमेटिड्स, मतलब हर जो क्रोमेटिड होगी वो अलग क्रोमोसोम कहलाएगी, और वो अपोजिट पोल की तरफ आ गई है, ठीक है। और एक पोल की तरफ आ जाएगी, दूसरी पोल की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेटाफेज था। इस पर हमने देखा कि ये जो अब हमने यहाँ पे मेटाफेज हो गया। अब एनाफेज से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेंट्रोमेयर है, ये भी सेंट्रोमेयर में से जो स्पिंडल फाइबर्स थी, जो लाइंस निकल रही थी वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और उसको खींचते खींचते क्या हो गया है, ऑपोजिट पोल्स पे ले आई हैं दोनों। पहले मतलब उस पर इक्वेटोरियल प्लेन पर थे, अब दोनों ऑपोजिट पोल्स पर आ गए हैं, ठीक है। और ये जो इनके पास इनके जो ये जो एक साइड इस तरफ खींच के ले गया, एक साइड इस तरफ खींच के ले गया है, तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम्स था वो हर एक क्रोमेटिड में डिवाइड हो गया, और अब हर एक क्रोमेटिड को हम एक क्रोमोसोम कह रहे हैं, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा टॉपिक ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप 2 दफ़ा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास क्या होगा, टीलोफेज होगा,
टीलोफेज ये लिखा हुआ है, नीचे ही लिखा हुआ है इट इज़ अ स्टेज व्हेन द क्रोमोसोम्स नाउ मतलब जो क्रोमेटिड्स थी जिन्हें अब हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं वो अपने अपने पोल्स पर आ चुकी हैं और इनकी जो मूवमेंट है अब वो रुक जाएगी, सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ईच पोल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। अब इनके पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम ही रहेगा जितना कि पेरेंट सेल के अंदर था। दोनों के पास एक एक रुपया ही रहेगा, जितना पेरेंट के पास 1 रुपया था तो डॉटर सेल्स के पास भी 1 रुपया आ गया है। कॉपी की तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देख सकते हैं आप कि दिस कंस्ट्रक्शन बिकम्स डीप टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इन नो each pole receive the same number of chromosomes were present in parent cell. The nuclear membrane is reformed around each set of chromosome. In this way two data nuclei formed in each cell. अब देखो ये एनाफेज हमने डिस्कस किया, अब हम आ गए हैं टीलोफेज के पास। एनाफेज के बाद क्या होगा, टीलोफेज होगा। अब क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम्स थे इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पहले डिसअपियर हुई थी वो वापस से अपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेल के अंदर चले जाएंगे, मतलब कि अलग अलग इनका न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रोमियर्स हैं ये अपनी इनकी सारी फाइबर्स इनकी ख़त्म हो जाएंगी और अब हर एक एक जो क्रोमोसोम था वो क्रोमेटिड की फॉर्म में अपनी अपनी अलग शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट 2 सेल्स हमारे बनने ही वाले हैं। तो हमारा जो हमारा जो न्यूक्लियस था वो क्या हो गया है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, सून द साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, सेंटर से कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ से भी अंदर की तरफ धकेलना शुरू करेगा, यहाँ से भी अंदर की तरफ इसको धकेलना शुरू करेगा। तो सेंटर में क्या आ जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो 2 डॉटर सेल्स होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। In plant cell it occur by developing cell plate. In this way their daughter cells become exact copies of their parent cell. अच्छा जी, ये हमने एनिमल सेल का देखा, लेकिन अगर प्लांट सेल होता तो वहाँ पे क्या होती है, मैंने आपको बताया ना उनका शेप कुछ इस तरह से होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, एक न्यूक्लियस इस तरफ से आ गया, एक न्यूक्लियस इस तरफ से आएगा। उसमें एनिमल सेल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, यहाँ से इसको यहाँ से धकेला जा रहा था और ये अलग सेल्स में डिवाइड हो जा रहे थे। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेट बनना शुरू हो जाती है, सेल प्लेट कहते हैं। और उसकी वजह जैसे वो पूरी बन जाती है तो ये अलग सेल बन जाता है, ये अलग सेल बन जाता है, ठीक है। इस तरह से एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है हमारे पास पेरेंट सेल की डॉटर सेल्स के अंदर, जिनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है और सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस था। इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको पूरे का पूरी इसका रिव्यू दूंगी। और वो अगर आपने 2 मिनट का 2-4 मिनट का अगर सुन लिया तो पूरा समराइज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ग्रोथ करवाने में। हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं तभी हम ग्रो होते हैं, ठीक है। डिवाइड कैसे होते हैं, माइटोसिस की वजह से होते हैं। हम डेवलप कैसे हुए हैं, माइटोसिस की वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे सेल्स डेवलप हो सके हैं, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स, क्योंकि एक सेल ने 2 बनाए, 2 ने 4, इसी तरह से मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तभी जाके हम इस माइटोसिस की वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्योंकि चोट लगती है वहाँ पे फिर नए सेल्स बनाते हैं, हम बड़े होते जा रहे हैं, पहले कितने छोटे से थे अब बड़े हो गए, तो ये भी हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें भी माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऑल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय माइटोसिस। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि मोस्टली इक्वेटिक होते हैं, तो उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मतलब कि वो क्या करते हैं, बडिंग के ज़रिए या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन होती है, उसके ज़रिए जो होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उनके अंदर भी माइटोसिस हो रही होती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर क्या हो रही होती है, मियोसिस हो रही होती है। 2 ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 ह्यूमन बींग्स के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक ह्यूमन बींग को प्रोड्यूस करने में। लेकिन माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक ही ह्यूमन बींग या एक ही ऑर्गेनिज्म फर्दर कॉपी को बना रहा होता है, और इसके अंदर क्योंकि वैरायटी भी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि एक ही बंदा उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर मोस्टली ये होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स सच एज ब्लड सेल्स डिपेंड्स अपॉन माइटोसिस, ठीक है। हमारे ब्लड सेल मैंने आपको बताया था, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 120 डेज़ के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हीमोग्लोबिन को बाइंड करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट जो वो होते हैं
तो अब क्या होना है, उन हर 20 डेज़ में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 120 डेज़ के अंदर। तो फिर वो न्यू बनते हैं, कैसे बनते हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। तो अब हमारे कोई भी चोट लग जाती है, उसका हील होना, कोई भी हमारा डेली हमारे जो सेल्स होते हैं ना, लाखों की तादाद में हम नहाते हैं तो लाखों की तादाद में हमारी बॉडी से जो सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। तो वो जो वेयर एंड टियर के जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से इंसान पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड कर रहा होता है माइटोटिक डिवीजन के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे जो सोमेटिक सेल्स हैं वो हमारे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं आपको इसकी पूरा आज के जो लेक्चर हमने पढ़ा उसका मैं 2 से 3 मिनट में समरी बता देती हूँ कि हमारे पास माइटोसिस वो सेल डिवीजन की टाइप होती है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है कि जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं वही एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जो हमारे जो माइटोसिस की जो सेल्स बनेंगे, मतलब कि जो हमारे माइटोसिस के थ्रू जो हमारे जो 2 कॉपीज़ जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी 46 दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, आप डिफरेंस देखेंगे तब। ठीक है, तो हमने माइटोसिस को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया। हमने कहा कि सेल के भी 2 मेन हिस्से हैं, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस। तो हमने इसकी डिवीजन भी 2 हिस्सों में हो रही है, 2 फेजेस में हो रही है। एक कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला पार्ट हमने कहा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस क्या है, उसके अंदर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी जिसके अंदर जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म से डिवाइड होने की वजह से सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज, उसमें अंदर क्या था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर होना शुरू हो गई, जो सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने लगे, जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होने लगा, थिक होने लगा, कॉइल होने लगा और क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करने लगा। फिर जो स्पिंडल फाइबर्स थी जो कि सेंट्रियोल से निकल रही थी वो भी क्या होना, निकलना शुरू हो गए। फिर मेटाफेज के पास क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे वो बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गए और जो स्पिंडल फाइबर्स थी वो सेंट्रोमियर्स पे के थ्रू क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गई। फिर एनाफेज पे क्या हुआ, हर एक क्रोमेटिड को जो स्पिंडल फाइबर्स थी उन्होंने अपोजिट मतलब दूसरे अदर पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर दिया और खींचने की वजह से क्या हुआ, हर क्रोमेटिड मतलब जो एक एक क्रोमोसोम्स था वो क्रोमेटिड के अंदर डिवाइड हो गया और अब हमने हर क्रोमेटिड को क्रोमोसोम का नाम दे दिया। ठीक है, सिंपली क्या हुई थी, हमारी स्पिंडल फाइबर्स थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो गई थी। फिर टीलोफेज के अंदर क्या हुआ, जो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो वापस आना शुरू हो गई, जो क्रोमोसोम्स थे वो अब पूरे एक एक न्यूक्लियस के अंदर चले गए, उनकी मेम्ब्रेन वापस आ गई और अब एक एक क्रोमोसोम्स को, हर एक क्रोमेटिड को हमने क्रोमोसोम का नाम दिया। और जो हमारे पास साइटोकाइनेसिस हुई फिर उसमें जो साइटोप्लाज्म था वो भी डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की वजह से हमारे पास 2 सेल्स बन गए। तो हमने देखा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीड सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए माइटोसिस के थ्रू। और अगर प्लांट सेल में होता है तो वो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब सेल बीच में से अंदर धंसते नहीं और डिवाइड नहीं होते, बल्कि बीच में ही एक प्लेट डेवलप हो जाती है और फिर वो दोनों सेल्स अलग हो जाते। ठीक है, उसके अंदर साइटोकाइनेसिस ऐसी हुई। माइटोसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी इसलिए क्योंकि हमारे जो डेली जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वियर टियर हो रहे होते हैं, वियर एंड टियर हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे वियर एंड टियर में बहुत हेल्प आउट करते हैं। दूसरा इसलिए हमारे जो वाउंड्स होते हैं, ठीक है, वुंड्स होते हैं, उनको भी हील आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर भी आपको हील करने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तीसरा हमने देखा, जो हमारे पास हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, वो भी हमारा कैसे हो रहा होता है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। फिर हमने देखा कि कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स को बडिंग के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू या फिर सिंपली फिजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ बना रहा होता है, तो वो हम क्या कहते हैं, माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है। सो हमने कहा कि ह्यूमन बींग के अंदर सारे के सारे जितने भी
भी सोमेटिक सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल्स माइटोसिस के थ्रू बढ़ रहे होते हैं, सब के अंदर माइटोसिस हो रही होती है, एक्सेप्ट हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अलावा। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस हो रही होती है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी मैं उसमें कोशिश करूँगी कि उसमें एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस को डिस्कस करूँ। वो बहुत छोटा सा ही है, आप देख सकते हैं टॉपिक। तो आई थिंक मियोसिस उसी के अंदर डिस्कस हो जाएगा। सो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एक दफ़ा बुक से इसको रीड आउट करें, मेन पॉइंट्स लिखें, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, टीचर से पूछें, मुझसे पूछें और टॉपिक को क्लियर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।